कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का मैच नंबर 3 यहाँ पर जो खेला जाएगा एंटीगा एंड बारबुडा फैल्कन्स और दूसरी टीम यहाँ पर होगी बारबाडोस रॉयल्स की। जब एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर खेलने उतरेंगी तो यहाँ पर बारबाडोस रॉयल का तो ये पहला मैच होगा, लेकिन वहीं पर बात करें एंटीगा की टीम का तो ये इनका दूसरा मैच होगा। पहले मैच में टीम अपना 6 विकेट से हार करके यहाँ पर पहुंची है, लेकिन आज का जो मैदान होगा वो मैदान अलग होगा। पहला मैच इन्होंने वार्नर पार्क पर खेला था और आज का जो मैदान होगा उसका नाम है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगा, जो कि नॉर्थ साउंड के अंदर है। मैच यहाँ पर खेला जाएगा 17 अगस्त को सुबह 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहाँ की लोकल टाइम अगर आप देखने जाएं तो उस टाइम पर होंगे 16 अगस्त का डेट और रात को 7 बजे होंगे। तो एक रात वाला T20 मैच जब ये खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में, और जनरली चूंकि पहला मैच है एक फ्रेश पिच यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वेस्ट इंडीज के अंदर होता वही है कि एक हार्ड और ड्राई पिच लगातार आपको देखने को मिलेगी, और खास करके अगर फ्रेश पिच यहाँ पर होती है, पहला मैच किसी टूर्नामेंट का या सीजन के यहाँ पर खेला जाता है, तो जनरली यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना ही टीमें प्रेफर करती हैं टॉस जीतने के बाद। चूंकि एक अच्छा पेस और बाउंस जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से और खास करके पहली इनिंग के दौरान फ्रेश पिच पर मिलता है, जिसमें थोड़े बहुत मॉइस्चर की भी उम्मीद होती है, तो वहां पर निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजों के लिए जो थोड़ी हेल्प होगी, उसकी बेसिस पर कोई भी टीम इस टॉस जीतने के बाद को ये वाला फैसला करेगी कि बैटिंग सेकंड करने जाए। और अगर आप रिजल्ट्स भी जाकर के देखें तो 2024 की अगर हम बात करें केवल, जो कि 2025 में यहाँ पर कोई भी T20 मैच नहीं हुआ है, तो 2024 में कुल टोटल 13 T20 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए थे। उसमें से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, 5 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है, और उसमें जो बैटिंग पहले करने वाली टीमों ने कम मैचेस जीते हैं वो तो पूरे के पूरे 2024 के दौरान हमको समझ में आ ही गया कि बैटिंग सेकंड करना यहां से भी काफी हद तक प्रेफरेंस दिखाई पड़ता है। लेकिन उसमें भी आखिरी 5 मैचेस पर जाकर के अगर आप देखें जो खेले गए थे इस ग्राउंड पर, तो इन आखिरी 5 मैचेस में तो 4 बार ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम हारी है। यानी कि यहां पर देखें तो 176 का स्कोर ये डिफेंड जरूर हो गया था, जहां पर TKR की टीम ने मैच को जीता था, यहां पर ABF की टीम ने मैच को जीता था 176 का स्कोर खड़ा करके। दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में जम के रन बने थे, विकेटें कम से कम गिरी थी, लेकिन स्पिनर्स का डोमिनेशन था, ये कम से कम बात क्लियर होती है। लेकिन उसके पहले के मैचेस अगर आप देखने जाएं तो वो था यहाँ पर ABF और SLK के बीच में, वो CPL के ही मैचेस हैं जहाँ पर 142 का स्कोर चेंज हो गया था 7 विकेट के अंदर से। पावर प्ले यहाँ पर भी काफी बेहतर रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो 145 का स्कोर चेंज हुआ था 9 विकेट के डिफरेंस से। पावर प्ले यहाँ का पहली इनिंग का जो था वो थोड़ा सा बैटिंग टीम के लिए खराब गया था, और यहाँ पर देखेंगे तो 163 का स्कोर चेंज हुआ, यहाँ पर 168 का स्कोर चेंज हो गया। तो जनरली जो आखिरी के 5 मुकाबले हैं उसमें से भी 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं, और बाकी ओवरऑल 2024 का डेटा तो आप देख ही पाएंगे। और इन 5 मैच में अगर आप स्पिन को 31 और पेस को 25 विकेट लेते देख रहे हैं, जिसमें क्लियर कट हमको समझ में आ रहा है कि स्पिनर्स का टोटल डोमिनेशन है। और मेंस क्रिकेट में ऐसा जनरली अगर देखने को मिले तो आप समझ जाइए, और उसमें भी अगर वेस्ट इंडीज के बैटर्स दोनों टीमों के अंदर होंगे तब तो यहाँ पर स्पिनर्स का कितना जबरदस्त बोलबाला होने वाला है वो बात काफी हद तक क्लियर है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। 31 में से 17 विकेट पहली इनिंग के अंदर, 14 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर, और पेस की 25 में से 12 विकेट पहली इनिंग में, 13 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर आई हैं। यानी कि तेज गेंदबाज वो जो नई गेंद के बॉलर्स हैं, डेथ ओवर के बॉलर हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्पिनर्स तो थ्रू आउट द मैच दोनों इनिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। बाकी जो फाइनल टीम हमारी बनेगी फिलहाल के लिए, उसको देखने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन करिए। और जो पीछे आपको ने पिच रिपोर्ट बताया वो तो पुराने मैचेस के बेसिस पर था, लेकिन रीसेंट पिच रिपोर्ट जो होगा टॉस के बाद जो मिलेगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उसको भी शेयर करूंगा। वेदर के बारे में भी अगर कोई अपडेट होगा तो वो भी बता दूंगा, पिच का नेचर तो बताऊंगा ही, और उसी की बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनती है वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो क्लिक करके उसको ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पहले मैच की प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर रही, जिसमें एंटीगा बारबुडा जो फैल्कन्स की टीम है इनकी तरफ से नवीनुल हक की अवेलेबिलिटी को लेकर के लगभग कंफर्म है कि वो नहीं खेलेंगे या इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे एशिया कप की वजह से, तो इनको अभी तो बाहर रख करके चलिए। बाकी ये पहला मैच खेले भी नहीं थे एक्चुअली, जिसमें रकीम कॉर्नवाल ने ओपन किया था जेवल एंड्रू के साथ। बाकी करीमा गोरे, बेवन जैकब्स, फैबियन एलन, साकिब अल हसन, इमाद वसीम खेले थे, ओडिन स्मिथ, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, जेडन सिल्स और ओबेद मैकॉय थे। और जो बॉलर्स इनके थे कुल टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम ने पिछले मैच में यूज किया था, जिसमें साकिब और ओडिन ने तो केवल एक ओवर करा था, ओबेद मैकॉय ने केवल 2 ओवर किया था, रकीम कॉर्नवाल ने 3 ओवर करे थे, अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने 2 ओवर के थे, जेडन सिल्स ने और 3 ओवर के थे इमाद वसीम ने। बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बॉलिंग हुई थी, जिसमें जेडन सिल्स जो इसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 6 विकेट लेकर के आए थे, यहाँ पर आकर के देखें तो पिछले दोनों ओवर्स में काफ़ी जम के इनकी धुनाई हुई थी। और बाकी इनका बेंच वो तो आप देख ही पाएंगे, जिसमें नवीनुल हक ये लगभग क्लियर है, कोई एकदम ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्लियर है कि वो आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे CPL के अंदर। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर क्या आंकड़े रहे हैं प्लेयर्स के जो एंटीगा के लिए खेलते हैं, तो वो आंकड़े भी आपके सामने, जिसमें करीमा गोरे हो गए, बेवन जैकब्स हो गए, इनका केवल और केवल आपको T20 फॉर्मेट का डेटा मिलेगा।
चूंकि ये लोग पहली बार सीपीएल खेल रहे हैं और एक मैच खेल चुके हैं। तो उसके बारे में आगे दिखाऊंगा कि क्या आंकड़े रहे, और उसी में अल्लाह मोहम्मद गजनफर को भी ऐड कर दीजिए, T20 के स्टैट्स हैं और बाकी सभी के सीपीएल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इनिंग की बेसिस पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा स्टैट आप चाहें तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ें और देखें कि कैसा रिसेंट फॉर्म है फिलहाल प्लेयर्स का, और उसमें पहले मैच की क्या परफॉर्मेंस निकल करके आई। और पहला मैच तो टीम हार गई, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस उतनी बेहतर रही नहीं होगी। बैटिंग में देखें तो रकीम कॉर्नवॉल बिना खाता खोले आउट हो गए, 3 रन बनाए। जेडवेल एंड्रू ने, करीमा गोरे ने शानदार 61 रन की पारी खेली, कमाल की पारी, जो कि एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर निकल करके आए। और बाकी बैटिंग ऑप्शन को अगर आप देखें तो बेवन जैकब्स भी नहीं चले, इवन फैबियन एलन भी नहीं चले, साकिब तो चले ही नहीं, इमाद वसीम में केवल 11 रन बना पाए। तो बाकी पूरी की पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी इनकी। लेकिन बॉलिंग में देखेंगे तो रकीम कॉर्नवॉल ने 2 विकेटें ली थी एज ए बॉलर, काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी पूरे 3 ओवर में, लेकिन साकिब को विकेट नहीं मिला, इमाद वसीम को विकेट नहीं मिला, ओडेन स्मिथ को विकेट नहीं मिला। अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने जरूर एक विकेट लेकर के एक इंपैक्ट छोड़ा अपना एज ए बॉलर, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़े। और ओबेद मैकॉय ने भी 1 विकेट लिया था, जिसमें 4 ओवर तो पूरे नहीं मिले वर्ता, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पूरे 20 ओवर की बॉलिंग भी टीम को करने के मौका नहीं मिला। टीम हार भी गई थी पिछले वाले मैच बुरी तरह से। तो परफॉर्मेंस की बेसिस पर ना रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ये 4 प्लेयर तो बेस्ट हैं जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जाएंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि इनको किसी भी कीमत पर आपको इग्नोर भी नहीं करना है। करीमा गोरे एक नाम है जरूर जिन पर आप थोड़ा डाउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले का फॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट और है, इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो अगर कर गए कभी कभार तो निश्चित तौर पर एक प्लस पॉइंट आएगा। तो बाकी अगर आप देखें इन चारों प्लेयरों के अलावा जो प्लेयर नहीं चले उनका कैसा फॉर्म रहा था, तो निश्चित तौर पर जेवेल एंड्रू उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत अच्छी कर रहे थे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बेवन जैकब्स ने जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 44 नाबाद की पारी खेली तो उसके बाद बिना खाता खोले आउट हो गए, तो थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं। वहीं पर फाबियन एलन ये निश्चित तौर पर काफी बढ़िया फॉर्म में रहे थे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम इनको लेके जा सकते हैं। और इवन इमाद वसीम जो पाकिस्तान के लिए काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहीं वेस्ट इंडीज में कर रहे थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या हम इनको लेके जा सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन है उसमें एक जेडन सील्स का नाम है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर वो 6 विकेट का आंकड़ा ऐड नहीं है, तो 6 विकेट जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में लिए थे वहां से निश्चित तौर पर, और पिछले मैच में नहीं चले, तो इनको भी लेकर के क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या हम इनको लेकर के जा सकते हैं या नहीं। तो 3 प्लेयर हैं जिनके निश्चित तौर पर फॉर्म्स उसके पहले बेहतर रहे थे इस सीजन के शुरू होने के पहले, लेकिन बाकी 4 प्लेयर जो पहले मैच में बेहतर परफॉर्म करके आए हैं। तो कुल मिला जुला करके 7-8 ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई पड़ते हैं जिनको हम टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन उसी को फर्दर और थोड़ा सा आगे समझने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आए तो एंटीगा की ये जो प्लेयर्स जब खेलते हैं बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ, तो रकीम कॉर्नवॉल, जेवेल एंड्रू एक मैचेस खेले हैं, 40 और 39 रन की पारी है, जिसमें रकीम कॉर्नवॉल को लेकर के तो मैं किसी डाउट में हूं नहीं, लेकिन जेवेल एंड्रू पर वो भरोसा बनता नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी करीमा गोरे और बेवन जैकब्स तो खेले नहीं है, और इवन फाबियन एलन जिनको लेकर के हम थोड़े से निश्चित तौर पर क्वेश्चनेबल थे। 7 मैच 5 विकेट 47 रन, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत ये दिखाई पड़ी पिछले मैच में कि बॉलिंग नहीं की इन्होंने, और इसी वजह से इनको मैं पिक करते हुए निश्चित तौर पर सोचूंगा जरूर। बाकी साकिब अल हसन इनके नंबर्स बेहतर है, 2 मैच में 54 रन 2 विकेट, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे था पिछले मैच में, ओवर भी केवल 1 करने को मिला इनको, तो निश्चित तौर पर उतने बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन इमाद वसीम को लेकर के मैं सीधे सीधे कहूंगा कि कोई डाउट आपको रखना है नहीं। और डीन स्मिथ जरूर कंसिस्टेंटली पूरे 4 ओवर नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको अल्लाह मोहम्मद गजनफर करते दिखाई पड़ेंगे, तो इनको भी टीम में रखना है। और इवन ओबेद मैकॉय को भी। तो निश्चित तौर पर 4 प्लेयर तो हमारे पक्के हैं, जिसमें करीमा गोरे को ऐड कर दें तो 5 प्लेयर तो पक्के हैं। लेकिन करीमा गोरे की ही जगह पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर जेडन सील्स को भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि करीमा गोरे ना अभी वो कंसिस्टेंसी अपनी साबित नहीं कर पाए हैं करियर में T20 फॉर्मेट के अंदर, तो जेडन सील्स ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। एक और नाम यहाँ पर जस्टिन ग्रीव्स का रहेगा, जिनको पिछले मैच में रेस्ट कराया गया था, वो खेले नहीं थे, अगर खेलते हैं तो एज ऑलराउंडर ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखें तो वो आपको जो देखने को मिलेगा कि इस मैदान पर सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगा नॉर्थ साउंड के इस मैदान पर जब ये टीम खेलती है तो रकीम कॉर्नवॉल के नंबर्स देखेंगे तो 4 मैच में 49 रन है, 4 विकेटें हैं, नंबर्स निश्चित तौर पर ऐसे हैं कि आप इनको लेके जा सकें। इवन जेवेल एंड्रू भी यहाँ पर ठीक ठाक काम करते दिखाई पड़े, तो एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन ये बनेंगे। इसके बाद करीमा गोरे के इस मैदान पर एक मैच में 12 रन है, कोई विकेट नहीं है। बेवन जैकब्स भी यहाँ पर खेले नहीं है। फाबियन एलन के 5 मैच 5 विकेट हैं, 61 रन है। साकिब के 3 मैच में 2 विकेट हैं, 19 रन है। बाकी इमाद वसीम के 5 मैच 5 विकेट हैं, रन भी अच्छे खासे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी हमारी टीम में आ जाते हैं। और बाकी देखें तो अल्लाह मोहम्मद गजनफर को लेकर के कोई डाउट है नहीं, ओबेद मैकॉय को भी लेकर के कोई डाउट नहीं, नंबर्स भी इनके काफी ठीक ठाक हैं। तो 4 प्लेयर तो हमारे पक्के हो ही जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था या तो करीमा गोरे या तो जेडन सील्स में से किसी एक को ले लीजिए, और इवन डिफरेंशियल प्लेयर अगर आप चाहें तो जेडन वहां पर जेवेल एंड्रू को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस आप कहेंगे कि साकिब भी हैं, लेकिन जिस तरह से केवल 1 ओवर की बॉलिंग पिछले मैच में करी इन्होंने, उसको देखते हुए थोड़ा सा डाउट तो क्रिएट होता है। बाकी आगे भी हम देखेंगे दूसरी टीम को उधर से
कैसे प्लेयर्स अवेलेबिलिटीज़ हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम चीज़ें तय करेंगे। लेकिन उसके पहले इन प्लेयर्स का प्लेयर बैटल भी देख लीजिए। बाकी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं तो निश्चित तौर पर स्पिन के खिलाफ उनको दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही, जिसमें रकीम कॉर्नवाल को देख लीजिए, ऑफ स्पिन पर भी काफ़ी विकेटें देते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी अगर आप देखें तो 16-12 आउट हो चुके हैं, हर 10वीं 11वीं गेंद पर आउट होते हैं। और बाकी जेवल एंड्रू लेग स्पिन पर 22 गेंद पर केवल 7 रन है और 2 बार आउट हो चुके हैं। बेवन जैकब्स को देखेंगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। बाकी करीमा गोरे का तो कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो बाकी बैटर्स हैं या खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करें तो फैबियन एलन भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। नईम यंग ने इनको एक बार आउट कर रखा है। इमादो सिंह की बात करें तो कदीम एलिन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। साकिब की बात करें तो मुजीब इनको एक बार आउट कर चुके हैं, हालांकि मुजीब को लेकर के भी एक अपडेट है, वो आगे अभी आपको बताऊंगा। बाकी रेमन साइमंड्स पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो ये पूरी टीम थी हमारी एंटीगा एंड बारबुडा फैल्कन्स की, जिनके तरफ से हमने जो 5 से 6 ऑप्शंस थे उनको टटोला और समझा कि उनमें से कौन से प्लेयर और कब आ सकते हैं अपनी टीम में। लेकिन उसी के बाद जब हम आए दूसरी टीम यानी कि बारबाडोस रॉयल्स की तरफ से, तो इनका जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर हो सकता है वो आपके सामने है। हालांकि इसमें कुछ डाउट्स हैं अभी भी। अगर हम बात करें ना तो मुजीब रहमान को लेकर के 100% कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन लगभग मैं आपको बता सकता हूं कि कंफर्म है कि ये शायद ना खेल पाएं, क्योंकि फिलहाल एशिया कप की जो तैयारी चल रही है बांग्लादेश की, जिसमें नवीनुल हक को भी लेकर के डाउट है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। इवन अगर आप देखें तो अजमतुल्ला उमर जी भी एक प्लेयर हैं, वो भी देखें तो आप इस टीम के बेंच पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको भी लेकर के डाउट है। और हालांकि एक आध रिप्लेसमेंट काफी हद तक एक युवा ऑफ स्पिन बॉलर हैं, उनको लेकर के आया गया, अंडर 19 के प्लेयर हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या पहले मैच में भी ये लोग नहीं खेलेंगे या पहले मैच से ही अनअवेलेबल हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वो चीज़ आपको टॉस के बाद में बता दूंगा, या टेलीग्राम पर कोई अपडेट पहले आ जाता है मैच के शुरू होने के पहले तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। आपके पास कोई कंफर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर के जो बॉलर्स होंगे, अगर मुजीब नहीं रहते हैं बॉलिंग करने के लिए, तो निश्चित तौर पर उनके जहां पर कॉफी जेम्स जैसे ऑप्शन भी हैं, वो भी पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, या जो भी खेलेगा मुजीब की जहां पर वो। तो ये चीज आप देखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े देखना चाहें इस टीम के प्लेयर्स के, तो वो भी देख लीजिए, जिसमें डेनियल सैम्स और ईथन बॉस पहली बार खेलेंगे T20 फॉर्मेट के बाद सीपीएल के अंदर, और इवन अजमतुल्ला उमर जी जो कि फिलहाल नहीं खेलेंगे जहां तक मुझे पता है। तो इन तीनों का T20 करियर स्टेट आपके सामने, बाकी लोगों का सीपीएल स्टेट था। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो यहां से क्या देखते हैं कि ब्रैंडन किंग, इनका फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये उसी तरीके के प्लेयर है जो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं। नंबर्स इनके आपको रेगुलर बेसिस पर बेहतर देखने को नहीं मिलेंगे। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो ये ठीक ठाक फॉर्म में हैं, और जितने बड़े प्लेयर हैं ना इस तरीके की बैटिंग पिचेस पर, ये काफी इंपॉर्टेंट हमेशा बने रहेंगे। बाकी कॉफी जेम्स ये एक बहुत ही तगड़े जबरदस्त तरीके के ग्रैंड लीग के कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी बन सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली टीम की तरफ से करीमा गोरे को देखा था ना, वही इनका इंपैक्ट होता है T20s में। हालांकि करियर आपने पीछे देखा होगा बहुत अच्छा या इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें ना तो बल्ले से तो योगदान बीच बीच में इन्होंने दिया ही है, बॉलिंग करते हुए विकेटें भी चटकाई हैं। हालांकि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनसे बॉलिंग कराया भी जाएगा या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर पिछले सीजन में भी नंबर 3 पर खेले थे, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद डोमेस्टिक सीजन काफ़ी अच्छा गया था, तो उसी के दम पर निश्चित तौर पर खेलेंगे, ये एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी कदीम एलिन है, इनके भी नंबर्स देखेंगे तो बहुत इनकंसिस्टेंट हैं। इवन सरफेन रदरफोर्ड की बात करें तो इनके नंबर्स निश्चित तौर पर थोड़े से बेटर हैं बाकी बैटर्स के मुकाबले में, तो ये एक अच्छे ऑप्शन जरूर बन सकते हैं। और यहाँ पर तो बॉलिंग भी हो सकता है कर दें अपनी राइट हैंड मीडियम फास्ट। इसके बाद रोमन पावेल हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन स्पिन खेलने को लेकर के इन पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। डेनियल सैम्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर आप इनका फॉर्म देखें तो ठीक ठाक सा है, इनको भी आप सीधे लेकर के जा सकते हैं। ईथन बॉस जो साउथ अफ्रीका के एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो भी अगर आप देखें तो लास्ट के 2 मैच में तो विकेट नहीं है, लेकिन बल्ले से काफी हद तक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और अगर आप इस टीम को ध्यान से देखें ना तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो काफी वल्नरेबल है, कभी भी ये कोलैप्स कर सकती है। तो वहां पर निश्चित तौर पर अगर ये प्लेइंग इलेवन के अंदर है ईथन बॉस, तो बैटिंग आने के चांसेस इनके काफी अच्छे होंगे, और बॉलिंग तो पूरे 4 ओवर करके देंगे ही। तो इसी वजह से इनकी यूटिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। नईम यंग के भी आंकड़े आप देख सकते हैं ठीक ठाक हैं। मुजीब अगर खेलेंगे, क्वेश्चन मार्क इन पर बना हुआ है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी रेमन साइमंड्स भी है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, ये भी काफी ठीक ठाक फॉर्म है। लास्ट के 3 मैचेस में ही 5 विकेटें हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर हैं उनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो इन फॉर्म जो प्लेयर्स हैं उसमें जो यूटिलिटी प्लेयर्स हैं ना, उनको ज़्यादा आपको भरोसा करना पड़ेगा इस टीम की तरफ से। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बारबाडोस रॉयल के जो टीम में प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो खेले नहीं कभी एंटीगा टीम के खिलाफ, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर क्विंटन डिकॉक हैं, 2 मैच में 135 रन बना चुके हैं, 87 का हाईएस्ट स्कोर है। रोमन पावेल 1 मैच में 15 रन बना चुके हैं। शकीर पैरिस 2 मैच में 40 रन बना चुके हैं। इसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा अगर आप देखें तो उसमें भी आपको ज़्यादा नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। केवल एक क्विंटन डिकॉक जो कि हेड टू हेड में तो अच्छा खेले ही हैं, इस मैदान पर भी बढ़िया खेले हैं, 87 का हाईएस्ट स्कोर है, 3 मैच 173 रन। इसके बाद कॉफी जेम्स के 4 मैच 74 रन, 37 का हाईएस्ट स्कोर है। रदरफोर्ड और रोमन पावेल भी एक मैच खेले हैं लेकिन फ्लॉप रहे हैं। 1 मैच खेले शकीर पैरिस जो कि 31 रन बना करके आउट हुए हैं। और उसके बाद आकर के देखें
जो प्लेयर बैटल के नंबर्स हैं तो वो आपके सामने, जिसमें देखेंगे कि ब्रैंडन किंग और निश्चित तौर पर कोई भी वेस्ट इंडियन बैटर और स्पिन के खिलाफ दिक्कत में आएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर भी आउट विकेटें देते हैं। इमाद वसीम पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, उबैद मौका को बेहतर खेला है। बाकी क्विंटन डिकॉक की बात करें तो फैबियन एलन की 11 गेंद पर 12 रन बना करके एक बार आउट हो चुके। कदीम एलन की बात करें तो फैबियन एलन ने इनको भी एक बार आउट कर रखा है। हालांकि एलन बॉलिंग करेंगे भी या नहीं कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बाकी ऑफ स्पिन की गेंद पर 5 बार आउट हो चुके। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी फंसते हैं। कॉफी जेम्स भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर काफी विकेट देते हैं। 40 गेंद पर 26 रन बना करके 6 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सरफेन रदरफोर्ड, ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। बाकी बॉलर्स पर भी आंकड़े आप देख सकते हैं। रोमन पावेल ये भी ऑफ स्पिन पर और निश्चित तौर पर फंसते हैं कई बार। और रोमन पावेल तो निश्चित तौर पर कोई भी स्पिनर इनके सामने डालिए ये विकेट देने जाते ही जाते हैं। बाकी डेनियल सैम्स का भी डेटा अगर आप देखने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। बाकी ओवरऑल तो निश्चित तौर पर एंटीगा की टीम ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर मुजीब जैसे प्लेयर अवेलेबल रहे, अजमतुल्लाह उमर अगर अवेलेबल हुए, जो कि लगभग तय है कि नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर बारबाडोस रॉयल्स का भी एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव बनेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी जो देखनी है वो ये कि टॉस के बाद किस टीम की बैटिंग सेकंड होगी, उस पर काफ़ी हद तक चीज़ें जा करके टिकेंगी। लेकिन फिलहाल जब अपनी फैंटेसी की टीम आज जब बना लेंगे ना तो लोगों के कॉमन कप्तान है उस कप्तान के ऑप्शन ये दोनों होंगे, लेकिन उसी में कुछ डिफरेंशियल नाम भी हैं। इमाद वसीम, सरफेन रदरफोर्ड और अल्लाह मोहम्मद गजनफर, इनको भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल जो फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की वो तो टॉस के बाद बन पाएगी पिच को देखने के बाद, लेकिन जो स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए आपको बनानी है ना वो आपको मैंने पीछे दोनों टीमों की तरफ से बता दिया कि कौन कौन से प्लेयर बेस्ट है जिनको अभी के लिए आप लेकर के जाइए, तो उनको पिक करके सीधे टीम बना लीजिए। फाइनल टीम पर अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। टॉस के बाद पिच रिपोर्ट और फाइनल जो टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे जरूरी वो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।